हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वे प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। आज मैं बात करने वाली हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 28 और 29 के बारे में। अभी तक हमने धारा 24 से 27 तक पढ़ा। उसमें देखा कि संस्वीकृति क्या है, इसका साक्षिक मूल्य क्या है, क्या पुलिस ऑफिसर से संस्वीकृति की जा सकती है या पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति की जा सकती है। अगर अभियुक्त से कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उस जानकारी में से कितना साबित किया जा सकता है। लेकिन देखेंगे कि धारा 28 क्या कहती है। और ये जो धारा 28 और 29 दोनों ही साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 2 के तथ्यों की सुसंगति के विषय में और भाग 1 में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उन प्रश्नों को जो धारा 28 और 29 में से आते हैं। पहला प्रश्न है, दांडिक कार्यवाही में संस्वीकृति कब सुसंगत हो जाती है। अभी तक आपने 24 में क्या पढ़ा था, आपको याद है क्या? आपने 24 में जो प्रश्न आया था ये पढ़ा था कि दांडिक कार्यवाही में संस्वीकृति कब विसंगत होती है। यहाँ पे एकदम सवाल उल्टा है कि दांडिक कार्यवाही में संस्वीकृति कब सुसंगत होती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि संस्वीकृति कब सुसंगत होती है। फिर देखेंगे गुप्त रखने के वचन आदि के कारण दी गई संस्वीकृति क्या सुसंगत होती है। गुप्त रखने के वचन मतलब कुछ ऐसा प्रॉमिस किया गया है, ऐसा वचन दिया गया है कि हम इस बात को गुप्त रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, राज रखेंगे। तो क्या ऐसा कन्फेशन साबित किया जा सकता है। फिर धारा 24 के अपवाद क्या हैं। प्रत्याहारी संस्वीकृति या मुकरी हुई संस्वीकृति या वापस ली गई संस्वीकृति क्या है। फ्रेंड्स, ये सवाल आपको बताना है कि जब संस्वीकृति को वापस ले लिया जाता है तब क्या होता है, तब उसका प्रभाव क्या होता है। लेकिन शुरू करने से पहले बहुत ही अच्छी सी लाइन, सर्वोत्तम व्यक्ति वो नहीं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वे जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता है और सफल बनाया। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम की लाइन्स हैं कि सर्वोत्तम व्यक्ति वो नहीं होता है जो अवसरों का इंतजार करते हैं, मतलब जो मौके की तलाश में रहते हैं, वो सर्वोत्तम व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वो किसी भी अवसर को एक अच्छा मौका बना ले व्यक्ति, वो अच्छा व्यक्ति होता है। फिर देखते हैं धारा 28 की। धारा 28 में क्या कहा गया है। उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। यदि ऐसी कोई संस्वीकृति जैसी धारा 24 में निर्दिष्ट है, न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के जो ऐसी किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से खारिज हुआ है, पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात की गई है, तो वह सुसंगत है। धारा 24 में आपने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई संस्वीकृति या कन्फेशन या अपराध का कबूल करना किसी उत्प्रेरणा मतलब फुसलाने के या किसी थ्रेट के या प्रॉमिस से या किसी दबाव के कारण अगर लिए जाते हैं तो वो इररिलेवेंट होती है। लेकिन जब वही उत्प्रेरणा, धमकी, वचन आदि सारे जब दूर कर दिए जाते हैं, अभियुक्त पर कोई भी दबाव नहीं रहता है, अभियुक्त स्वतंत्र रहता है, अभियुक्त स्वेच्छापूर्वक संस्वीकृति करता है, तो ऐसी संस्वीकृति फिर क्या होती है, रिलेवेंट हो जाती है। ये किस धारा में कहा गया है? ये धारा 28 में कहा गया है। संस्वीकृति पूर्णतया मुक्त होनी चाहिए। संस्वीकृति के बारे में कहा गया है कि यह पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए, मतलब जो संस्वीकृति करने वाला व्यक्ति है वह किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ देखते हैं धारा 29 की। धारा 29 क्या कहती है। अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना, मतलब अगर किसी वचन के लिए ये कहा गया है कि हम इसको सीक्रेट रखेंगे, गुप्त रखेंगे,
तो ऐसी संस्वीकृति क्या होती है, विसंगत नहीं होती है, इरिलेवेंट नहीं होती है, ऐसी संस्वीकृति भी रिलेवेंट होती है। यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उससे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप उस समय जबकि वह मत था की गई थी, इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों न रहा हो उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त संस्वीकृति विसंगत नहीं है। किस प्रकार? अगर मान लीजिए कोई कन्फेशन है वह किसी अन्य वजह से रिलेवेंट है, तो केवल इस कारण कि गुप्त रखने के वचन के अधीन दिया गया है उसे, या कि फिर अभियुक्त से किसी प्रवंचना मतलब किसी कपट के द्वारा मान लीजिए प्राप्त कर लिया गया है, ठीक है, या कि उस समय जबकि व्यक्ति वो नशे के हालत में था, या कि उस समय जबकि उसे वैसे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए था लेकिन फिर भी उसने ऐसे प्रश्न का उत्तर दे दिया और ऐसे उत्तर में वो संस्वीकृति प्राप्त कर ली गई। और मान लीजिए अभियुक्त व्यक्ति को चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था, मतलब बाध्य नहीं है कि वह ऐसी संस्वीकृति करे, फिर भी इसकी चेतावनी नहीं दी गई थी और किसी तरह से मान लीजिए वो संस्वीकृति निकल के आ जाती है, अपराध का कबूलनामा आ जाता है, तो ऐसी संस्वीकृति इरिलेवेंट नहीं होती है। गुप्त रखने के वचन कपट द्वारा जब संस्वीकृति अभियुक्त को धोखे में डालकर प्राप्त की गई हो तो भी वह सुसंगत है। जहाँ पे प्रवंचना वर्ड का यूज किया गया है वहाँ पे मतलब इसका यही है कि अगर मान लीजिए कोई कन्फेशन कपट द्वारा प्राप्त किया गया है तो ऐसा कन्फेशन भी रिलेवेंट होता है। 8 बनाम कुर्मा 1955 सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा केस है रेक्स बनाम डेरिंगटन 1826 का केस और रेखा बनाम शाह 1834 का केस, तीनों ही नोट कर लीजिए। फिर है नशे की हालत में या ऐसे प्रश्नों के उत्तर में जिनका वह उत्तर न देता, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में पर्याप्त संस्वीकृति जिनका उत्तर देने के लिए अभियुक्त विवश नहीं था, सुसंगत होती है, भले ही प्रश्न कैसे भी रहे हो। अभी अभी हमने इसको समझा दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को अभियुक्त को अगर किसी प्रश्न का ऐसा उत्तर देता है जिसके बारे में वह विवश नहीं था कि उसका उत्तर दे, फिर भी वो दे देता है और उसका उत्तर देना ये कन्फेशन होता है, तो भी ऐसा कन्फेशन रिलेवेंट होता है। जब अभियुक्त को चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह उसे करने के लिए बाध्य नहीं था। सीआरपीसी की धारा 164(3) का पालन होना बहुत ही जरूरी है। फिर केस है स्टेट ऑफ यूपी बनाम सिंघाड़ा सिंह 1964 सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसे आप नोट कर लीजिएगा और जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।